तो बच्चों आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 अधिकार, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। ये अधिकार जो है आपने कई बार ये शब्द सुना होगा जीवन में, लगभग हर रोज आप ये शब्द जो है सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं अधिकार। और आपके दिमाग में भी आता होगा, आपने कई बार सुना होगा, आपको स्कूल जाने का अधिकार है, पढ़ाई करने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये जो अधिकार जो शब्द है ये क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा आपके पास कौन कौन से अधिकार है तो आप बता दोगे हमारे पास ये अधिकार है। लेकिन अधिकार होता क्या है, आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे और इस वीडियो में हम लोग अधिकार का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अधिकार होता क्या है, अर्थ क्या होता है। अधिकार एक प्रकार का दावा है। ये वो अवस्थाएं हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो सिंपली अधिकार क्या माना जाता है कि अधिकार वे अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी हैं। मतलब अधिकारों के बिना हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं और कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना जीवन ठीक से नहीं जी सकता है अधिकारों के बिना। तो अधिकार का अर्थ ये हो गया कि अधिकार ऐसी अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। अब आते हैं परिभाषा पे। मैंने यहाँ आपके लिए 3 परिभाषाएं जो है वो यहाँ पे लिखी हैं, आप इनको समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम लेते हैं हैरोल्ड जे लास्की की परिभाषा। इन्होंने अधिकार के बारे में कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की, किसकी? सामाजिक जीवन, यानी कि जो हम सामाजिक जीवन जीते हैं, ठीक है, समाज में हम रहते हैं, हमारा परिवार होता है, समाज में समाज के विभिन्न व्यक्तियों के साथ हमारे विभिन्न प्रकार के परस्पर संबंध होते हैं और हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ये सब सामाजिक जीवन होता है समाज। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको अर्थ में बताया कि ये वो अवस्थाएं हैं जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो हैरोल्ड जे लास्की की परिभाषा आप याद करेंगे अधिकार के बारे में, आपको समझ में आ गई होगी कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। दूसरी परिभाषा लेते हैं टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन ने कहा है कि अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास, कौन से विकास? नैतिक विकास। हमारा जो नैतिक विकास है उसके लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं। कैसी अवस्थाएं हैं? बाहरी अवस्थाएं हैं। तो ये टीएच ग्रीन ने कहा है कि अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए बाहरी अवस्थाएं हैं और जो बहुत ही आवश्यक होती है। तीसरी परिभाषा हम लेते हैं बी बोसांके के अनुसार। बी बोसांके कहते हैं अधिकार वह दावा है। अब यहाँ पे बोसांके साहब कह रहे हैं कि ये दावा है, अधिकार क्या है? क्लेम है हमारा। किसके प्रति? हो सकता है राज्य के लिए, हो सकता है समाज के प्रति, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है? व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला दावा है जिसे समाज मान्यता देता है, यानी कि समाज इसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, यही समाज की मान्यता होती है और राज्य उसे लागू करता है। तो ये परिभाषा बड़ी सिंपल सी है, आप इसको याद रखेंगे कि राज्य द्वारा लागू होते हैं और समाज द्वारा जो है इनको मान्यता दी जाती है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हम पूजा करते हैं तो हमें पूजा करने का अधिकार है, तो ये अधिकार है, समाज इसको मान्यता देता है कि सभी व्यक्ति पूजा कर सकते हैं, समाज में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है और राज्य इसे लागू करता है। जैसे राज्य ने धार्मिक अधिकार प्रोवाइड कर रखा है, हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। तो ये इस प्रकार से बोसांके की डेफिनेशन होगी, अधिकार वह दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। अब हम करते हैं इसकी विशेषताएं। तो शुरू करते हैं अधिकारों की विशेषताएं। हमने जो परिभाषा की है, चाहे वो हैरोल्ड जे लास्की की हो या फिर भी बोसांके की परिभाषा हो, तो इन परिभाषाओं के आधार पर ही हम अधिकारों की विशेषताएं बता सकते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है कि समाज में ही संभव है। जो अधिकार होते हैं वो सिर्फ समाज में संभव है। तो ये आपको बताना है कि समाज में ही संभव है, ठीक है, संभव है। समाज से बाहर अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। तो ये पहली विशेषता होगी, क्योंकि समाज के अंदर ही हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और समाज में ही अधिकारों का औचित्य होता है। तो इनका जो अधिकारों का जो वर्चस्व है वो समाज में ही है। दूसरा, समाज द्वारा मान्यता। जैसे हमने बी बोसांके की डेफिनेशन में किया कि राज्य द्वारा लागू होते हैं और समाज द्वारा इनको मान्यता दी जाती है। तो अधिकारों को समाज द्वारा मान्यता मिलती है, यानी कि समाज इनको एक्सेप्ट करता है। जो भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ भी करने की जो छूट होती है वही अधिकार होता है।
तो समाज में आप जो भी कुछ करते हैं उसको करने की जो स्वीकृति है वो समाज देता है, और तभी वे जो एक्टिविटी और गतिविधियां हैं वो आपका अधिकार बनता है। तीसरा आता है व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला दावा, यानी कि अधिकार क्या होते हैं, व्यक्ति द्वारा दावा ही अधिकार होता है। ये क्लेम होता है व्यक्ति, क्यों? क्योंकि व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब उसको अधिकार मिलेंगे, यानी कि उसको छूट मिलेंगी, उसको अपने व्यक्तित्व का विकास, नैतिक विकास करने की, सामाजिक विकास करने की, जब कोई भी क्रिया करने की जो छूट मिलेगी उसी को अधिकार कहते हैं, और यही व्यक्ति का दावा है। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए जो बाहरी अवस्थाएं उनको करने की छूट होती है, तो इस प्रकार। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में सीमित अधिकार। क्या होते हैं? सीमित होना। अधिकार सीमित होते हैं, यानी कि अधिकार असीमित नहीं होते। इसका मतलब अधिकार जब आपको ये बताते हैं कि भाई किसी प्रकार से आपको कार्य करने की छूट है, तो ये अधिकार हो गया हमारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अधिकारों पे हमेशा सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो इसी प्रकार से अधिकार क्या होते हैं? सीमित होते हैं, और यही इनके ऊपर सीमा होती है। राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानून अधिकारों पे सीमा होती है एक प्रकार से, और राज्य द्वारा लगाए गए, लागू किए गए कर्तव्य, ये भी अधिकारों पे एक सीमा का काम करते हैं। तो इस प्रकार से कर्तव्यों के रूप में और कानूनों के रूप में अधिकारों पे एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि अधिकार असीमित नहीं होते हैं, ये सीमित होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, ये कई बार क्वेश्चन आता है, अधिकारों और कर्तव्य में क्या संबंध है। तो अधिकार हम देख चुके हैं क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। कर्तव्य जो है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के अधिकारों को स्वीकृति देना ही कर्तव्य होता है। यानी कि मेरा कर्तव्य आपका अधिकार है, और आपका जो अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है वो मेरा अधिकार है। इसका मतलब क्या हो गया कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं वाइल्ड के अनुसार। वाइल्ड ने एक जो है यहाँ पे कोटेशन दिया है, इसको मैं पढ़ता हूं। केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों का महत्व है। तो वाइल्ड जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर कर्तव्य है तभी अधिकारों का महत्व है। अगर आपके पास समाज में कर्तव्य नहीं है तो बिना कर्तव्यों के सब लोग क्या होंगे, अधिकारों का प्रयोग करेंगे, और सभी के अधिकार क्या होंगे, असीमित होंगे। इस परिस्थिति में एक प्रकार से डिसऑर्डर की जो है व्यवस्था आ जाएगी, जिसमें कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। जो ताकतवर होगा वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएगा, यानी कि वही मनमाने जो कार्य है वो कर पाएगा, और जो दूसरे लोग हैं, कमजोर तबका है, वो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से क्या है कि वो ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें जो है ना तो राज्य का कोई महत्व रह जाएगा, ना समाज का महत्व रहेगा, ना कानूनों का, ना सरकार का। इस प्रकार से किसी का महत्व नहीं रहेगा। तो क्या कहता है कि कर्तव्य अगर नहीं है तो अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। आपके अधिकार तभी सुरक्षित हैं, तभी आप स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, समानता का प्रयोग कर सकते हैं, जब कर्तव्य समाज में होते हैं। तो राज्य के अंदर अधिकार और कर्तव्य दोनों ही आवश्यक हैं, और दोनों ही जो है कानूनों को इनकी संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां अधिकार है वहां कर्तव्य जरूर होंगे, और जहां कर्तव्य है वहां अधिकारों का महत्व बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और बिना कर्तव्यों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, या अधिकारों को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता अगर आपके पास कर्तव्य ना हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और अधिकार और कर्तव्य का संबंध ये हमने किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।